जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो 2022 में रिलीज हुई है, जिसका नाम है ब्रीच। इस मूवी में हमें जंगल के बीचों बीच एक ऐसा घर दिखाया जाता है जहाँ पर आज तक जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया, और इसी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि नदी के किनारे पिकनिक मनाने के लिए आए थे। ये सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कि तभी नदी के किनारे एक बोट तैरते हुए खुद ब खुद इनके पास आ जाती है। इस बोट के अंदर झांकते ही इनकी तो चीखें निकल गईं। असल में बोट के अंदर काफी टाइम पहले की एक गली सड़ी लाश पड़ी हुई थी। ये लोग इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फौरन वहाँ पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुँच जाती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसकी बॉडी से सारी हड्डियां निकाल कर सिर्फ गोश्त ही बाकी छोड़ा हो, जो कि दिखने में इम्पॉसिबल लग रहा था। इसलिए वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक लैब ले जाते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद जैक नामी एक डॉक्टर ने जॉन हॉकिन को बताया कि किसी ने बहुत ही एहतियात से जिस्म के अंदर से सारी हड्डियां बाहर निकाल ली हैं, और ऐसा करना किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। पोस्टमार्टम के दौरान ही इन्हें बॉडी में से एक छोटा सा कीड़ा मिलता है जिसको वो एक जार में बंद कर लेते हैं। इन्हें बोर्ड में से ही उसका वॉलेट और कुछ सामान मिलता है। उस सामान में से उसकी आईडी देखकर इनको उसका नाम पता चलता है। असल में ये एक साइंटिस्ट था जो कि 1 साल पहले यहाँ पर रहने आया था और उसका नाम था डॉक्टर पार्सन। मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉकिन उस डॉक्टर के घर जाने का फैसला करता है। इसके बाद हमें हॉकिंस की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम था मैक, और मैक यहाँ पर पुलिस के लिए जंगल में गाइड का काम किया करती थी। जब हॉकिन मैक को इस केस के बारे में बताता है तो मैक कहती है कि मैं तो इस साइंटिस्ट को ऑलरेडी जानती हूँ। असल में 1 साल पहले इसने साइंटिस्ट का कुछ सामान लाने में उसकी मदद की थी। मैक हॉकिन को ये भी बताती है कि वो डॉक्टर एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा था, मगर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब हॉकिन मैक को भी अपने साथ उस डॉक्टर के घर जाने को बोलता है ताकि वो इस केस के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सके। इस पर मैक भी हॉकिन के साथ चलने को तैयार हो जाती है। साइंटिस्ट के घर जाने से पहले हॉकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि उस साइंटिस्ट की एक छोटी बेटी भी थी जो कि आज से 1 साल पहले गुम हो चुकी थी। तब से अब तक उसकी बेटी का कुछ अता पता नहीं, जिसके चलते डॉक्टर दिल बर्दाश्ता होकर इस सोसाइटी को छोड़कर जंगल में रहने लगा। अब ये सभी लोग अपना सामान पैक करके उसके घर जाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनको एक नदी क्रॉस करनी थी जिसके लिए ये एक बोट का इस्तेमाल करते हैं। अभी रास्ते में इनको कॉनी का फोन आ जाता है जो कि इनको बताती है कि जो कीड़ा उसके जिस्म से कल निकला था वो कल तो मर गया था, मगर आज वो दोबारा से जिंदा हो गया है। कॉनी हॉकिन को मजीद इन्फॉर्मेशन देते हुए बताती है कि उसकी बेटी के गायब होने के बाद उसकी बीवी की जहनी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसको 3 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल रहना पड़ा, क्योंकि उसकी बीवी को ऐसा लगता था कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे साइंटिस्ट का हाथ है। अब जब ये लोग उसके घर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उसका घर अब एक वीरान खंडर में तब्दील हो चुका है, जो कि मैक देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जब वो आज से 1 साल पहले यहाँ पर आई थी तो ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तभी हॉकिन मैक और अपने दूसरे साथी को बाहर रोककर अंदर छानबीन करने के लिए जाता है। घर की ऐसी हालत को देखकर हम समझ सकते हैं कि उस घर में काफी अरसे से कोई नहीं रह रहा था। तभी हॉकिन को वहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब चीजें महसूस होती हैं, जैसे कि हिलता हुआ छत, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये सांस ले रहा हो। अब हॉकिन की नजर एक कमरे की तरफ पड़ती है जिसका दरवाजा बहुत अच्छे तरीके से लॉक किया गया था। रात बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से फिलहाल तो हॉकिन उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलता। वो मैक और अपने दूसरे साथी को घर के अंदर बुलाकर रात यहीं पर गुजारने का फैसला करता है, क्योंकि ऐसे हालात में जंगल में रहना सेफ नहीं था। मगर घर का माहौल भी इतना ज्यादा डरावना और क्रीपी था कि हर जगह से अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थीं। पर हॉकिन उनको तसल्ली देते हुए ये कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये किसी जंगली जानवरों की आवाजें भी हो सकती हैं। अब माहौल और ज्यादा खौफज़दा तो तब होता है जब घर की लाइटें एकदम से अचानक खुद ही ब्लिंक करने लगती हैं। इसी सब के चलते हुए इन्हें बेसमेंट में जाने का एक रास्ता मिलता है। अब ये लोग छानबीन के लिए नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी इन्हें बेसमेंट में एक बहुत ही बड़ी बिजली पैदा करने वाली एक मशीन दिखती है। इस मशीन का असल में क्या काम था अभी ये इनको भी समझ नहीं आ रहा था। हॉकिन ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान भी इसी मशीन का बार बार जिक्र आ रहा था। इस मशीन का असल में क्या काम था अभी ये इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हॉकिन ये नोट करता है कि उस मशीन में से कुछ तारे
निकलकर ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर जाने पर इनको पता चलता है कि ये तो वही रूम था जिसका दरवाजा अच्छे तरीके से लॉक हुआ था, मगर अब वो दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका था। जैसे ही ये लोग उस रूम के अंदर इंटर होते हैं, ये देखते हैं कि उस कमरे की दीवार के ऊपर बहुत ही अजीब तस्वीरें लगी हुई थी। इसी के साथ इनको उस कमरे में कुछ ब्लैक मैजिक का सामान भी मिलता है। इसी के साथ ही वहाँ से इनको कुछ साइंस के रिलेटेड भी सामान मिलता है, जिसको देखकर लग रहा था कि ये ब्लैक मैजिक और साइंस का मिक्सचर है। उस कमरे में मौजूद कुछ तस्वीरें तो बहुत ज्यादा भयानक थीं। जब ये कमरे को चेक कर रहे होते हैं, इसी दौरान जैकब को उसके फेस पर एक कीड़ा आकर काट लेता है, जिसके चलते वो गुस्से से उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अब हॉकिन कॉनी से राब्ता करता है। वो उससे कहता है कि पता करो कि आखिर ये अजीबोगरीब घर बनाया किसने है। हॉकिन कॉनी से बात कर रहा होता है, तभी सिग्नल्स अचानक गायब हो जाने की वजह से उनका राब्ता आपस में टूट जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि हॉकिन और जैकब के दरमियान में मैक को लेकर कुछ अनबन चल रही है। असल में मैक पहले जैकब की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और अब भी जैकब उसको कहीं न कहीं पसंद करता था। अब ये रात में सोने की तैयारी करने लगते हैं। हॉकिन इनसे कहता है कि इन तीनों को एक ही कमरे में सोना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो ये मिलकर उसका सामना कर सकें। पर मैक ऐसा करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे कुछ देर के लिए प्राइवेसी चाहिए, इसलिए वो अकेला सोना चाहेगी। अब रात में हम देखते हैं कि जैकब की तबीयत खराब होने लगती है। वो काफी तकलीफ में था, शायद ही उसी मकड़ी के काटने की वजह से हुआ था। रात में मैक को वहाँ पर कुछ अजीब सी शक्ति का एहसास होता है, जिसके चलते वो हॉकिन के कमरे में चली जाती है। हालांकि मैक ने आज से पहले भी ऐसी कई सारी रातें जंगल में बिताई थी, मगर इस बार यहाँ पर उसको किसी शैतानी शक्ति का एहसास हो रहा था। अभी आपस में कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। ये अपने हथियार लेकर जब बाहर जाते हैं तो इनके सामने एक औरत गन तान कर खड़ी हुई थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि लिंडा थी, उसी डॉक्टर की बीवी, जो कि अपने शौहर को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। हॉकिन लिंडा से अपना तारुफ करवाते हुए कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और असल में तुम्हारे हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है और हम उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस घर में आए हैं। ये सुनकर लिंडा अपनी गन नीचे कर लेती है और इनके साथ घर के अंदर आकर बैठ जाती है। तभी हम यहाँ पर मैक को देखते हैं, जो कि बेसमेंट की तरफ जा रही थी ताकि वो इस घर की बिजली को दोबारा वापस लाने की कोशिश कर सके। तभी मैक को वहाँ पर बेसमेंट में किसी बच्ची के परछाई का एहसास होता है और वो वहाँ पर एक डॉल को नीचे गिरा हुआ देखती है, जिसको वो अपने साथ उठाकर ऊपर ले आती है। लिंडा के साथ बातचीत करते हुए हॉकिन को ऐसा एहसास होता है कि जैकब काफी देर से गायब है। वो जैकब को ढूंढने के लिए बाहर आता है। तभी उसको एहसास होता है कि घर के ऊपर वाले कमरों से कुछ आवाजें आ रही हैं। अब ये तीनों उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर के कमरों में जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि जैकब तो एक मशीन के अंदर फंसा हुआ है। ये तीनों काफी कोशिश करके जैकब को वहाँ से बाहर निकालते हैं, लेकिन अब जैकब को देख के तो ऐसा लगता है कि मानो अब वो पूरी तरह से किसी के वश में हो। अब मैक और हॉकिन जैकब से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, जैसे कि जैकब ऊपर कैसे आया और वो इस मशीन में किस तरह से फंस गया। लेकिन जैकब को देख के तो मानो ऐसा लग रहा था कि उसको अब कुछ भी याद नहीं है। लिंडा भी सामने खड़े उस मशीन को बहुत ही अजीब सी नजरों से देख रही थी, जिस पर मैक उससे सवाल करती है कि क्या तुम इस मशीन के बारे में कुछ जानती हो, कि ये एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। ये मशीन किसी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मशीन एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती है। अब हॉकिन मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लिंडा को भी उस कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो अजीबोगरीब तस्वीरें लगी हुई थी। लिंडा ये सब तस्वीरें देखकर भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो हॉकिन से कहती है कि वो अपने शौहर के साथ इतने अरसे से शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है और उसने आज तक अपने पति को कभी ऐसा नहीं पाया और ये हरगिज भी उसका काम नहीं हो सकता। अब हॉकिन को उसी कमरे से एक लैपटॉप भी मिलता है, जिसका पासवर्ड खोलने के लिए वो लिंडा से उसकी मदद मांगता है। इससे पहले कि ये लोग उस लैपटॉप को खोल पाते, इनको खिड़की से बाहर डॉक्टर पार्सन खड़ा मिलता है। ये वही साइंटिस्ट था जिसकी बॉडी इनको मिली थी, मगर अब वो जिंदा हालत में इनके सामने खड़ा हुआ था। ये सभी लोग भागकर साइंटिस्ट के पास जाते हैं। लिंडा अपने शौहर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि तुम इतने अरसे से कहाँ थे। इस पर वो साइंटिस्ट अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम जितना चाहो मुझे मार सकती हो। अब ये सब लोग घर के अंदर चलकर बैठते हैं। अब हॉकिन उससे सवाल करने लगता है कि तुम इतने अरसे से कहाँ पर थे और इस घर की हालत ऐसी क्यों है। वो उससे मशीन के बारे में भी सवाल करता है और नदी के पास मिली डेड बॉडी के बारे में भी बताता है, मगर वो
साइंटिस्ट हॉकिन के हर सवाल को हंसकर टाल देता है और उस मशीन के बारे में भी कुछ सीरियसली जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ कॉनी मुसलसल हॉकिन से राब्ता करने की कोशिश कर रही होती है। कॉनी असल में उसको बताना चाह रही थी कि कल जो कीड़ा जिंदा हुआ था असल में वो अब 1 से 2 में कन्वर्ट हो गए हैं। दूसरी जानिब हम ये देख सकते हैं कि जैकब की हालत अब पहले से काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसके जिस्म में मुख्तलिफ तब्दीलियां भी आ रही थी, जैसे कि उसके नाखूनों के ऊपर नए नाखून उगने लग गए थे, उसकी हड्डियों के ऊपर मजीद नई हड्डियां आने लगी थी। ये तब्दीलियां उसकी बॉडी के अंदर काफी तेजी से आ रही थी। दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने भी हॉकिन और लिंडा की किसी बात का सही से जवाब नहीं दिया। वो बस उनकी सारी बातों को हंसकर टाल रहा था। जेकब भी साइंटिस्ट की हर बात में ऐसे हाँ में हाँ मिला रहा था जैसे कि वो उसका नौकर हो। मैग जैकब को जब उसके कमरे में देखने के लिए जाती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर वो डर जाती है। लिंडा और हॉकिन भी जैकब की ऐसी हालत देखकर बहुत खौफजदा हो जाते हैं। वो यहाँ से बाहर जाने का फैसला करते हैं। बाहर जाने पर उनको पता चलता है कि जिस बोट के जरिए वो यहाँ पर आए थे वो तो अब गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को भी ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर अब हॉकिन को उसके ऊपर शक होने लगा था, मगर साइंटिस्ट का तो अब भी मजाक सूझ रहा था। हॉकिन उस साइंटिस्ट को एक जोरदार मुक्का मारता है। उसके बाद वो उसको एक जगह पर बांध देता है ताकि वो आगे जाकर इनके लिए मुसीबत का बाहिस न बन सके। मैक हॉकिन को समझाते हुए कहती है कि गुस्से से काम लेने के बजाय हमें यहाँ पर अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढना चाहिए। शायद हमें यहाँ पर आसपास कोई मिल जाए जो कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता दे। मदद की तलाश में जब वो जंगल में घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ कैंप्स नजर आते हैं। उन कैंप्स में बहुत सारा सामान जैसे कि खाने पीने का और रहने की जगह भी थी। तभी हम देखते हैं कि उस कैंप्स के अंदर बहुत सारी गली सड़ी लाशें भी पड़ी हुई थी। ये देखकर ये लोग इतना ज्यादा खौफजदा हो गए थे कि वहाँ से फौरन भाग निकलते हैं। मैक उन लाशों को देखकर उल्टियां भी करने लगती है। दूसरी तरफ लिंडा अपने हस्बैंड के साथ घर पर अकेली थी। तभी लिंडा ने बहुत सारे पॉइंट्स पर अब गौर करना शुरू किया। लिंडा को समझ आने लगी कि उसके हस्बैंड की ऐसी काफी सारी बातें हैं जो कि अब तक वो उनसे छुपा रहा है। अब लिंडा उसी लैपटॉप को खोलने की कोशिश करती है। वो पासवर्ड में अपना निक नेम लगाती है जो कि उसका हस्बैंड उसको प्यार से बुलाया करता था। पासवर्ड लगाते ही लैपटॉप अब खुल गया था। लिंडा को लैपटॉप खोलते ही उसमें बहुत सारी भयानक वीडियोस मिलती हैं जिसमें उसके हस्बैंड ने काफी सारे लोगों पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा जा सकता है कि जो भी उस मशीन में से गुजरता है बाहर निकलने पर उसके अंदर काफी शैतानी शक्तियां आ जाती हैं। उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां नजर आने लगती हैं। यहाँ तक कि लिंडा ये देखकर अब चौंक जाती है कि उसका हस्बैंड भी इस मशीन में से गुजर चुका है और असल में जो उस बोट में से लाश मिली थी वो उसके हस्बैंड की ही थी और ये जो उनके सामने फिर रहा है ये बस उस मशीन में से निकला एक मॉन्स्टर है जिसने उसके हस्बैंड की शक्ल ली हुई है। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी भी इसी एक्सपेरिमेंट की नजर हो गई। तभी ऊपर से पार्सन आ जाता है जो कि लिंडा को लैपटॉप पे बैठे देखता है। वो लिंडा को फौरन उसी रूम में लॉक कर देता है। जब हॉकिन और मैक दोबारा कैबिन की तरफ वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने पार्सन को बांध रखा था पार्सन वहाँ से अब गायब था। हॉकिन मैक को बाहर रुकने को ही बोलता है ताकि वो कैबिन के अंदर जाकर उसको चेक कर सके। हॉकिन अपनी गन उठाता है और कैबिन के अंदर जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि जैकब की बॉडी तो अब एक इंसान से एक भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर अचानक से ही हॉकिन पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर हॉकिन को मारने ही वाला होता है कि तभी मैक अचानक से भागकर अंदर आ जाती है। मैक उस मॉन्स्टर को अपनी गन से शूट कर देती है जिसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी हॉकिन ये फैसला करता है कि वो इस मशीन को अब जला डालेगा ताकि आइंदा कोई भी मासूम इंसान इस मशीन का शिकार ना हो सके। दूसरी तरफ लिंडा जो कि उस कमरे से अब आजाद हो गई थी वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए पार्सन को मारने के लिए बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में जाते ही उसकी नजर पड़ती है कि उसकी बेटी अब उस मशीन के अंदर जा रही थी। ये देखकर लिंडा इमोशनल होकर अपनी बेटी के पीछे उस मशीन के अंदर चली जाती है और आखिर लिंडा भी इस मशीन का शिकार बन गई। दूसरी तरफ हम बाहर का मंजर देखते हैं कि जो लोग भी इस मशीन का शिकार हुए थे वो अब एक मॉन्स्टर में तब्दील होकर कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। मैक अपनी गन से शूट करके उन्हें एक एक करके मार गिरा रही थी मगर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। हॉकिन को नीचे से एक पेट्रोल कैन मिलता है। उसको लेकर ऊपर वाले कमरे में मशीन को जलाने के लिए जा रहा होता है मगर पार्सन वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था। अब हॉकिन और पार्सन के दरमियान में बुरी तरह से फाइट स्टार्ट
स्टार्ट हो जाती है। पार्सन तो इस कदर वहशी दरिंदा बना हुआ था कि वो तो हॉकिन की उंगलियां ही चबा लेता है। अब हॉकिन पास पड़ा रॉड उठाकर पार्सन के सर को कुचल देता है। फिर वो फौरन ही पेट्रोल छिड़क कर उस मशीन को आग लगा देता है। मशीन को आग लगते ही आग इतनी ज्यादा भड़क गई थी कि वो मैक को चिल्लाकर आवाज देता है बाहर जाने के लिए। हॉकिन खुद भी बाहर निकलने वाला होता है कि पार्सन फिर से जिंदा होकर हॉकिन को पकड़ लेता है। फिर एकदम से ऐसा जोरदार ब्लास्ट होता है कि पूरा कैबिन जलकर राख हो जाता है और इसी में हॉकिन की भी जान चली गई थी। बाहर निकलते ही मैक को भी लिंडा नजर आती है जो कि अब एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। अगर मैक को मजबूरन अब लिंडा को मारना ही पड़ा। अब इसके बाद मैक यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक अपने घर पर सही सलामत थी। अब कॉनी मैक के घर आती है। वो मैक को हॉकिन का कुछ सामान देती है, मगर वो सामान लेने के बाद मैक घर के अंदर आकर हॉकिन के सारे सामान को जला डालती है। अब हमें दिखाई जाती है मैक की गली सड़ी लाश जो कि उसी जंगल के किसी दरख्त के नीचे पड़ी थी, जिसका साफ मतलब था कि मैक तो तभी मर चुकी थी और ये जिसके घर में रह रही है ये मैक का बहरूपिया है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।